नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात स्टेज फियर को लेकर, कैसे अपने बच्चों का स्टेज फियर दूर कर सकते हैं, कैसे वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए श्रेया वर्मा हैं, जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी तालकटोरा में मौजूद थे तो वहाँ पे भी परफॉर्म किया है। साथ में इनके भाई हैं आशीष, जो IIT दिल्ली में हैं फ़िलहाल। उन्होंने भी मंच को वहाँ पे संभाला था। बहुत सारे बच्चे उस तरह की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से किन किन बेसिक्स चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन सी मूलभूत चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को आप शुरुआत से अगर उनके अंदर वो लाने की कोशिश करें तो उनका स्टेज फियर ख़त्म हो सकता है। इसी पे बात करने के लिए श्रेया बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए किडोक्रेसी से। किन किन बातों का अगर शुरुआती दौर में अगर छोटे बच्चों को हम ध्यान में रखें, क्या क्या आप टिप्स के तौर पे बताएंगी कि इन इन चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो शायद स्टेज फियर उनको नहीं होगा। सो बेसिकली जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब हम क्लासरूम, बेसिकली हम अगर क्लासरूम देख लें, बच्चों से वहीं से हाँ, शुरुआत क्लासरूम है हमारे पास द फर्स्ट थिंग। तो उसमें जब हम टेक्स्ट बुक्स रीड करते हैं, जब हम स्टोरी रीड कर रहे हैं, तो उस समय भी आप एज अ एंकर बन सकते हैं। जब आप स्टोरी रीड कर रहे हैं तो आप उसी लहजे में उसी तरह से उस स्टोरी जो है उसको कन्वे करें। जैसे कि अगर उधर एक एक्साइटमेंट का कोई सेंटेंस है, लाइक ओ रियली, तो उस तरह से आप अपनी वॉइस को अप डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि जो ऑडियंस है, जो आपके फ्रेंड्स है, दे आर दी फर्स्ट ऑडियंस बेसिकली, तो वो भी आपके और एज अ ऑडियंस यूज़ हो सकते हैं और आप अपने को और इन्हेंस कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने जो भाषा है आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके क्लासरूम से ही स्टार्ट हो सकती हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जब आपको कोई असाइनमेंट मिले क्लास में तभी आप उस तरीके से करें। आपकी बोलचाल में, पढ़ने में वो चीज़ें शुरुआत से ही रहे तो आपको ज़्यादा बेहतर। यस, जैसे आप देख ले, जैसे हमारे पास जैसे एंकरिंग आप स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, तब हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ अरे हमारी वॉइस अप डाउन कैसे करनी है, या हमारा पिच कितना जाना चाहिए, या हमारे मॉड्यूलेशंस कितनी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, या आप नोवेल पढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी उस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज अ स्क्रिप्ट। आप स्टोरी को ही एज अ स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को सुना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं, सो दैट आपको एडवाइसेस भी मिले कि आप अच्छा आप इस तरह से अपने इस सेंटेंस को आप कन्वे कर सकते हैं, या इस मैसेज को आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा किसी के सामने, या मुझे गलत उल्टा बोल दे कि अच्छा नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा जो अराउंड आपके लोग हैं, आपको हमेशा उन्हें एज अ ऑडियंस लेना चाहिए। जैसे आपके ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स हो गए, जब मेरा स्क्रिप्ट आता है, जब हमारी एंकरिंग आती है, तो हम अपने पेरेंट्स के सामने ही स्टार्ट कर देते हैं बोलना। तो मम्मी ने शायद कुछ अलग बताया कि लाइक श्रेया इस तरह से बोलो, या आशीष ऐसे कर सकते हो तुम, या पापा ने प्रोनाउंसिएशंस पे कुछ वर्क करा दिया। जैसे टीचर्स हो गए, हमारे टीचर्स को जैसे अगर फ्री पीरियड मिलता है हमें, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं कि मैम आप एक बार सुन लो, शायद शायरी जो हम कह रहे हैं, शायद शायरी हम और बेहतर तरीके से बोल पाएँ। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत यूज़फुल होती हैं। देखिए, मुझे लगा कि श्रेया से इसलिए बात करनी चाहिए, ये चीज़ें मैं भी अपने लेवल पे बता सकता था, लेकिन क्योंकि 11वीं में है श्रेया, इन्होंने परफॉर्म किया है। मेरा भी प्रोफेशन कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको इसी तरीके की स्किल्स चाहिए जब आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को कह सकें। उसमें आई कांटेक्ट भी होता है श्रेया, बॉडी लैंग्वेज भी होता है। उसको लेके थोड़ा सा पेरेंट्स को बताएं, क्या आई कांटेक्ट, क्या बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से उसको। जैसे आई कांटेक्ट पे अगर हम बात करें, तो आई कांटेक्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे हम अगर किसी एक इंसान से बात कर रहे हैं तो हम उसी को देखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते किसी एक इंसान से, तो जो दूसरे लोग हैं वो मे बी लेफ़्ट आउट फील कर सकते हैं। तो अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, अगर आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हैं, तो उस समय आपको सबको इंगेज रखना है, आपको सबको इंटरेस्टेड रखना है कि हाँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ अबाउट द अवेयरनेस या कोई भी एक सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, तो आप सबको इंगेज रखें। अगर मैं स्पीच दे रही हूँ तो उस समय क्या होता है कि हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे हमने अगर स्टार्ट किया स्पीच अपना, जैसे नॉर्मल क्या होता है, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ श्रेया वर्मा एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11th। बट हम एक स्पीच स्टार्ट करने से पहले कुछ शायरी, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस सोसाइटी इज़ डूइंग, ये सोसाइटी क्या इस
मामले में क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे? तो इस तरह से आप एक इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जो आई कांटेक्ट पे मैंने बोला, आई कांटेक्ट में ऑब्वियसली यू हैव टू कवर एवरीवन। आप सबको देखें, बड़ी से देखती हैं। हाँ, सबको देखें कि उनके व्यूज़ क्या हैं। आपको भी समझ में आएगा कि उनके जो, अगर वो हाँ कर रहे हैं या वो नॉड कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ वो समझ रहे हैं आपकी बात। तो उससे क्या होगा, आपको अंदर से आपको ही मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं आई एम कन्वेइंग द मैसेज उनके तक पहुँच रहा है। और बॉडी लैंग्वेज को लेके क्या कहें तो? हाँ, फॉर द बॉडी लैंग्वेज अगेन, आपके एक्सप्रेशंस, आपको कहाँ स्माइल करना है, आपके कहाँ पे किस वर्ड पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके आइज़ मूवमेंट, आप कहाँ देख रहे हैं, इट ऑल मैटर्स। सो इन एक्सप्रेशंस अगेन, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल कि आप हर जगह नहीं हंस सकते। जैसे अगर आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस पे मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक यूज़ है, तो प्लास्टिक यूज़ इज़ अ वेरी क्रूशल प्रॉब्लम जो हमारे हर जगह चल रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसमें आप हंस के तो नहीं बोलेंगे कि हमारे दुनिया में बहुत सारी प्लास्टिक है और हम, तो ऐसे नहीं है। तो आपको उस समय यू हैव टू बी सीरियस, क्योंकि आप एज अ स्पीकर आप एक बहुत अहम चीज़ बता रहे कि हमारे दुनिया में प्लास्टिक बहुत बढ़ रहा है, तो हम उसे कैसे कम करें। तो उस तरह से आपकी जो वॉइस है, आपको उस तरह से अप डाउन करना है, उस तरह से आपको एनर्जेटिक फील करना है, आपको उसका इम्पोर्टेंस बताना है। तो उस समय आपका जो वॉइस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब भाव भंगिमा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। अच्छे ओरेटर के लिए आपको क्या लगता है घर में किन किन चीज़ों को लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ताकि आगे जाके हम ठीक ठाक क्लास में भी, क्लास की ही बात करते हैं या क्लास के स्टेज की बात करते हैं या बड़े स्टेज की बात करते हैं, शुरुआत क्लासरूम से ही हो जाती है, वहाँ पर क्या कुछ पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चा छोटा है और टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया किसी सब्जेक्ट पे, उनको स्पीच डिलीवर करनी है, तो प्रैक्टिस कैसे करवाएं? मतलब एक तो होता है कि थोड़ी सी समझ आ गई, तो आप किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे अगर मेरा एंकरिंग है या मेरे भाई का एंकरिंग है, सो हम क्या करते हैं, यू टेक एन स्क्रिप्ट, आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, हर एक प्रोग्राम की एक अलग स्क्रिप्ट होती है। तो पहले आप एक एज अ स्टोरी और ऑल ओवर आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, तो आपको उससे क्या पता चलता है कि हाँ कि ये फंक्शन कैसे करने वाला है, हाउ दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन, कि आपको कब क्या बोलना है, कि कब कौन स्पीच देने आ रहा है, हु सो एवर द पर्सनैलिटी इज़, कि उनको कैसे बुलाना है। तो आपको एक ओवरऑल एक इंटरेस्ट या एक वो मिल जाता है कि हाँ हम कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपके जो लाइंस है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब आप बोल रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ मेरी लाइंस क्या है, मैंने कौन सी लाइंस बोले। तो मैं उसमें क्या करती हूँ, हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो मेरे लाइंस है और मैं उसको नंबरिंग कर लेती हूँ कि हाँ ये फर्स्ट लाइन थी, उसके बाद मेरे को एंकर की है, देन आई हैव द सेकंड लाइन। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ मैं उसको कट करती जाती हूँ कि हाँ इट्स डन। तो मेन चीज़ है कि आप वहाँ पढ़ना ना पड़े कि ये लाइन बोला था कि नहीं बोला था। तो ये सारी जो है कन्फ्यूजन्स दूर होती है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब लाइन्स पे अगर हम बात करें तो हर एक लाइन को बोलने के एक अलग अंदाज़ होता है। लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम एक शायरी कह रहे हैं, जैसे मैं एक शायरी बोलूँ, जिस दिन तेरे फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरे फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान बन जाएगा, ये हिंदुस्तान बन जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि मेरे पास एनर्जी थी, मैं उस समय आई वॉज इन दैट कैरेक्टर कि अगर वॉट इफ़ आई एम अ सोल्जर फॉर माई नेशन, तो मैं उस लाइन को कैसे बोलूँगी। तो आपको उस कैरेक्टर को फील करना पड़ता है बेसिकली। और उसके बाद जैसे लाइंस मैंने बोले, तो जैसे शायरी को बोलने की एक अलग लाइन होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो एक लाइन को मैं बहुत तरीके से बोलने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर हम धीरे धीरे बोलें, जैसे अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ श्रेया वर्मा, तो आपको लग रहा है कि बहुत रुक रुक के बोल रहे हैं। इट डिपेंड्स। और अगर मैं इसको नेक्स्ट, अगर मैं दूसरे अंदाज में बोलूँ कि अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट ओवर हियर, माई नेम इज़ श्रेया वर्मा एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11th। तो इसमें आपको इंगेज लगा कि हाँ इसने गुड मॉर्निंग बोला, फिर इसने इसका नाम बोला, और जब मेरा नाम आया तो मैं वहाँ रुकी एंड आई हैव एम्फसाइज्ड कि हाँ मेरा नाम श्रेया है। तो इस तरह से आपको बोलना है। और जब आप एक लाइन को कन्वे करते, ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कि आप उस लाइन को
हर तरीके से बोल के देखिए, और जो परफेक्टली सूट करता है उस लाइन को उस तरह से आप बोलिए। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद आप उसको पेरेंट्स को सुना सकते हैं, तो आपको ऑब्वियसली एडवाइसेस मिलेगी। आप टीचर्स को सुना सकते हैं, ऑब्वियसली आपको एडवाइसेस मिलेगी कि शायद जो आप अंदाज़ यूज़ कर रहे थे शायद वो गलत हो। तो जब आप ज़्यादा लोगों को सुनाएंगे, ज़्यादा ऑडियंस रहेगी, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको उस लाइन को, या ऑब्वियसली हाउ यू हैव टू कन्वे द मैसेज। मिरर प्रैक्टिस कैसे है और क्या उसकी क्या भूमिका? हाँ, मिरर प्रैक्टिस बेसिकली कि जैसे मैंने बोला कि हर जगह आप हंस नहीं सकते, हर जगह आप रो नहीं सकते, तो उसके लिए आप जैसे पेरेंट्स तो हैं ही कि आपको बता दें कि जैसे ऑब्वियसली जैसे मेरा डांस होता है या एंकरिंग हो गया, तो उस समय हम ऑल, ऐसे नहीं कि मेरा है तो मैं ही बस इंगेज्ड हूँ, ऑल ओवर फैमिली, पूरी फैमिली उसमें इंगेज हो जाती है कि हाँ कैसे इस चीज़ को करनी है। तो जैसे मिररिंग में अगर मैं इम्पॉर्टेंट बताऊँ, तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट को कैसे पकड़ रहे हैं, इट ऑल्सो मैटर्स। बहुत बार हम होता है कि हमें पोडियम नहीं मिला है, तो हमारे पास माइक नहीं, हमें स्क्रिप्ट रखने की जगह नहीं है, तो आप कैसे फाइल को पकड़ रहे हैं, कैसे आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, क्या आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये सब हम खुद को तो देख नहीं सकते, तो हम उसमें मिरर यूज़ कर सकते हैं। हम मिरर के सामने खड़े होके आप किस तरह से अपने आई मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका फेस कैसा दिख रहा है जब आप बोल रहे हैं, सो दैट कि जब हम बोले तो वो इंटरेस्ट बिल्डअप हो। तो आपको जब आप खुद को ही देख रहे हैं और अगर आपको खुद से इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब यस यू आर डूइंग राइट। तो यहाँ पे आई थिंक कि ऑफ कोर्स आपको मिरर और बहुत सारी चीज़ों का, पेरेंट्स को सुनाना, ऑडियंस को सुनाना बहुत अहम रोल है। और मॉड्यूलेशन पे काम कैसे? फॉर द मॉड्यूलेशन अगेन यू हैव टू फील द सेंटेंसेस, कि आप जैसे जैसे अगर हम किसी को बुला रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, जैसे लेट्स से प्राइम मिनिस्टर को हम बुला रहे हैं स्टेज पे, तो आपको अंदर से वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंदर से आपको वो फील होना चाहिए कि हाँ मैं किसको बुला रही हूँ, बहुत बड़े पर्सनैलिटी को बुला रही हूँ। तो उस समय हमें उस तरह से मॉड्यूलेशन करना चाहिए कि दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन अस। तो हमें उस तरह से ऊपर नीचे जो है वॉइसेस को, जब आप उस लाइंस को फील करेंगे, जब हम नेशन के बारे में बोलते हैं कि दैट आर फ्रीडम फाइटर्स, मतलब हम थोड़े से अफसोस के साथ भी, क्योंकि हमारा एक परसेप्शन हमें पता है कि वो किस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं, बट हमें एक रिस्पेक्ट भी है उनके लिए, और वी आर वेरी प्राउड ऑल्सो। तो हम जब बोलेंगे दैट आर फ्रीडम फाइटर्स, तो इस तरह से, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर को बुला रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी को बुला रही, तो फिर मैं कैसे बोलूँगी दैट आप प्राइम मिनिस्टर, दैट वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो इस तरह से जब आप फील करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको वो वॉइस की जो मॉड्यूलेशन है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ज़रूरी है, बट फील करने से जब आप कैरेक्टर में होते हैं तो आपको डेफिनेटली वो खुद ही हो जाएगा। शुरुआत में किस तरीके से कोशिश की, किस तरीके से प्रैक्टिस किया, परिवार ने किस तरीके से सपोर्ट किया? आपने ये भी कहा कि पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि मोटिवेशन है, कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, जो चीज़ है कि मेन चीज़ जो मैंने बोला, क्वालिटी टाइम। आप जितना अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको उनके बारे में पता चलेगा। तो जो आजकल के जो फास्ट एंड हार्ड जो वर्ल्ड हो रही है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे आते हैं, होमवर्क करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, या फ़ोन चलाया, जो भी डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली, तो वो खेलते हैं, पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, कोई क्वालिटी टाइम नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन माई फैमिली, कि जब भी हम कितना भी हम बिज़ी हैं, हम कितना, तो हमें पता है कि शाम में वी हैव टू गिव 1 hour फॉर आवर क्वालिटी टाइम, फॉर आवर फैमिली टाइम। उसमें हम बातें करते हैं, हमने पूरे दिन में क्या किया। तो जब हम कहानियाँ बता रहे हैं तो उस समय भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि नहीं श्रेया तुमने ये गलत किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो हम कभी कभी खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये तो मैंने सही किया होगा, लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस के साथ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ गलत था। और नेक्स्ट चीज़ जो आपने बोला, मोटिवेशन, ऑफ कोर्स पेरेंट्स जहाँ तक मुझे लगता है वो हमारे लिए भगवान है ना। सब कुछ फ्रॉम द रिसोर्सेज, फ्रॉम एवरीथिंग इज़ फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो आपको मेन चीज़ क्या है, हम बहुत होप करते हैं विद आवर पेरेंट्स, तो अगर आप उनको मोटिवेट करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि सब चीज़ बेसिकली फ्रॉम मेरे एक्सपीरियंसेस से, कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती। तो आपको मोटिवेशन पूरा मिले। हाँ, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, इट इज़ न्यू, इट इज़ ओनली न्यू, इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। तो आपको वो न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए यू जस्ट नीड मोटिवेशन। बिहारी टोन वाली बात क्या थी वो बताइए। एक्चुअली बिहारी टोन का था, बेसिकली वी आर फ्रॉम बिहार। तो उसमें जब मैं बचपन में, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी,
सो असेंबली होती है तो उसमें भी न्यूज़ बोलना होता है या स्पीचेस बोलनी होती है. सो आई वेंट टू द टीचर एंड आई सेड कि मैम मुझे इसमें बोलना है. एंड मैम सेड कि हाँ बोल के बताओ कैसे बोलना है. तो मैंने अपना जहाँ तक मुझे वहाँ तक लगा था कि हाँ मैं बोल सकती हूँ. तो आपने यहाँ देखा कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया था, इसीलिए मैं खुद से गई थी. उसके बाद फिर जब मैंने वहाँ बोला तो उन्होंने मुझे ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा जो टोन है वो इंग्लिश के लिए अच्छा नहीं है, तुम अच्छे से बोल नहीं पा रही है, तुम्हारे पास थोड़ी सी बिहारी सी टोन है, तो हमें नहीं लगता कि आप इस बार कर सकते हो. तो उसके बाद फिर अगेन इन पीटीएम मीटिंग ऑल्सो माई मदर टॉक टू द टीचर्स एंड दे सेड कि हाँ मुझे टोन अच्छा नहीं लगा इसका, इसीलिए हमने नहीं कर पाए और दूसरे बच्चे इससे अच्छा बोल रहे थे. तो माँ से किस तरीके से सपोर्ट मिला उस वक्त में और आज? तो बेसिकली मैं घर आके ऑफ कोर्स उस समय मैं छोटी थी तो फिर मैं रोई. मैंने कहा कि मैंने अच्छे से बोला था ये. तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप अपने काम करो. मेरी मम्मी ने उस समय डीमोटिवेट नहीं किया कि हाँ उन्होंने सही बोला होगा, हम हैं बिहार से, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया. हमने बात की, अगेन हमने बात की कि हाँ हम इस पे बात कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं. तो उसके बाद मैंने वही सेम स्टोरीज़, रीडिंग्स, कुछ भी आपका अगर आप पढ़ते पढ़ते कहीं पे आपको बाहर भी अगर कुछ बोर्ड्स या कुछ लिखा हुआ रहता है तो आप उसको पढ़ें, आप किस तरह से पढ़ रहे हैं. तो जब आप कोई चीज़ पे काम करते हैं तो वो आप ओवरऑल हर दिन पे और हर जगह कर सकते हैं. सारी चीज़ों में हर जगह कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा. तो इसीलिए, और अगेन इफ़ आई विल से फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं जब नर्सरी में थी तो उस समय हम क्रिश्चियन स्कूल में, जो सेंट एंड्रू स्कूल था हमारा, क्रिश्चियन स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था. और उस समय हमारे घर में नॉर्मल हिंदी बोलते हैं. तो उधर अगेन अचानक से एक डिफरेंस आ गया कि सब वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी वॉज नॉट अलाउडेड देयर. तो उस समय जब मुझे समझ ही नहीं आता था कि इंग्लिश व्हाट द टीचर इज़ टीचिंग, मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मुझको इंग्लिश नहीं आता था उस समय. तो उधर अगेन माई पेरेंट्स हाउ दे हैव वर्कड फॉर मी कि उन्होंने घर में हिंदी बोलना छोड़ दी. घर में उन्होंने बोला कि अगर बात करनी है तो इंग्लिश में बोलो, गलत बोलो लेकिन बोलो. हाँ गलत बोलो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन हाँ अगेन इट इज़ अ न्यू थिंग, तो आपको उसको सीखने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा. तो आप जब बोलेंगे तो फिर जैसे शुरू में जब मैं टीचर से बात करती थी इंग्लिश में तो माय फादर यूज्ड टू राइट ऑन माय हैंड कि हाँ क्या बोलना है जाके. तो मैं धीरे धीरे, और उसके बाद क्या होता है कि आपका दिमाग चलता है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई वांट चॉकलेट, तो मैं ये पापा को कैसे बोलूँगी, हिंदी में तो मुझे अलाउड नहीं था. तो मैं सोचूंगी कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मुझे को क्या बोलेंगे, तो आई, फिर चाहिए को, तो फिर अगेन आस्क पेरेंट्स की क्या बोलते चाहिए को इंग्लिश में. तो माय मदर एंड फादर से इसकी वांट, तो फिर मैं एक सेंटेंस पढ़ेगी आई वांट और चॉकलेट्स. तो इस तरह से आप जब वर्क करेंगे कोई भी चीज़ पे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट विल गिव यू अ गुड आउटपुट. फिर से एक बार और समझना चाहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स को अगर मोटी मोटी कुछ चीज़ें बताएं कि जो बच्चे को चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बने, किन किन चीज़ों का मोटे तौर पे ख्याल रखना चाहिए संक्षेप में? बेसिकली उनको एक तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि यू हैव टू कीप कमांड ऑन लैंग्वेजेस. आपको लैंग्वेजेस को कैसे वो प्रोनाउंस करते हैं, जैसे वर्ड्स हो गए, आप सोचते हैं कि नहीं पढ़ पा रहे छोड़ दो, नहीं, आपको वहीं पे उस पर काम करना है. कौन से वर्ड्स हैं आपको क्या प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, आप उसको यूज़ करें. आपको वोकेबलरी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. तो बेसिकली जो न्यू वर्ड्स होते हैं हमारे स्कूल में जो बताए जाते हैं, तो उसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि बेसिकली फ़र्स्ट कि आपको कमांड देना चाहिए अपने बच्चे को. अपने हम बुक्स रीड कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स ला के आप दे सकते हैं ताकि वो इंटरेस्ट बिल्डअप करे, क्योंकि स्टोरीज़ है. और उनको बोलिए कि मन में ना पढ़ के ज़ोर से बोलें, मतलब वर्बली उसे घर पे लाउडली बोलें, सो दैट कि अगर, और बेसिकली होता है जब हम रीडिंग करते हैं तो मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपका उसी समय आपके प्रोनाउंसिएशंस पे वर्क हो जाएगा कि नहीं श्रेया ऐसे नहीं, इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. तो जब आप लाउडली बोलेंगे कोई भी चीज़ को, तो आपका जो स्पीच है आप किस तरह से उसको कन्वे कर रहे हैं, तो वो जो आवाज़ है वो क्लीन होती है, क्लियर होती है, और उसके साथ साथ जो हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस योर वर्ड्स वो सब भी मैनेज हो जाता है. सो दिस द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू कीप द कमांड ऑन द लैंग्वेजेस. उसके बाद वोकेबलरी, आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रखनी है, सो दैट कि अगर कोई वर्ड इधर से उधर हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है जो आपको शायद स्टेज पे नहीं बोलना आया,
कि इसको क्या बोलते थे मुझे याद नहीं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते थे। तो अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो आप उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वोकैबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए एक ट्रिक मैंने यूज़ की थी कि जैसे स्क्रिप्ट है और बहुत सारे वर्ड्स अगर आपको नहीं आ रहे तो या तो आप उसको अंडरलाइन करके, आप इंग्लिश वर्ड है तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए कि शायद इंग्लिश में मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, या बहुत बार होता है कि हिंदी के जो वर्ड्स हैं मैं वो व्हाट्सएप के लैंग्वेज में लिख लेती हूँ ताकि जब मैं बोलूँ तो मुझे वो याद रहे कि हाँ वो कैसे बोला जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको दोनों ही चीज़ याद नहीं रहेगी तो क्या करें, तो उसके लिए हम एक सिनोनिम साइड में लिख लेते हैं कि हाँ अगर हम जस्ट इन केस अगर हम स्ट्रेस में भी होते हैं बहुत बार कि हाँ कैसे कमांड पीछे भी बोलते रहते हैं कि हाँ श्रेया नेक्स्ट ये लाइन बोलनी है, टॉक बैक में भी हो जाता है। हाँ तो वो सारी चीज़ें भी सुननी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उस समय अगर आपको जस्ट इन केस अगर दिमाग से निकल गया तो आपके साइड में फिलर्स में आपके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं कि अगर ये वर्ड नहीं बोल पाई तो मैं ये बोल सकती हूँ, विच इज़ ईजियर फॉर मी टू कन्वे दैम। और क्लास में जो मान लीजिए रिपब्लिक डे पे कोई कहा गया पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को तैयार करके ले आइए, मोटे तौर पे शुरुआती स्टैंडर्ड में चीज़ों को आप याद करते हैं, रटते हैं तो भूलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। उसमें क्या कहेंगे कि क्या बेसिक फार्मूला अपनाएं, कुछ पॉइंट्स के तौर पे बच्चे रखें दिमाग में, या किस तरीके से रखें ताकि वो इस तरीके से न लगे कि कुछ भूल गया, कुछ मेमोराइज करने की कोशिश कर। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास स्क्रिप्ट है और आप उसको रट रहे हैं या आप उसको मेमोराइज़ कर रहे हैं कि हाँ मुझे स्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप पूरे स्क्रिप्ट को याद कर रहे हैं। आपको मेन चीज़ है, आपको पॉइंटर्स याद रहने चाहिए कि हाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लाइंस भी भूल रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये आप इतना नॉलेज रख लो उस सब्जेक्ट के बारे में कि अगर मैं कुछ भूलूँ भी तो मेरे पास दिमाग में फिलर्स हैं कि हाँ अगर मैं ये भूल गई या मेरे पास नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है बेसिकली, तो हम उतने केपेबल हैं, हमारे पास उतना नॉलेज है कि हम उस लाइंस को फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि जो मेमोराइजिंग वाला थिंग है कि अगर हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें याद हो जाती है। तो उसको ले के बैठ के हमें एक एक लाइन गुस्से में रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे मैम ने बोला है और मैं बस इसको रट लूँ। क्योंकि रटने से क्या होता है, बस मेमोराइज़ कर रहे हैं एज ए आंसर कि उन्होंने बोला है कि हाँ रिपब्लिक डे पे स्पीच बोल दो बेटा, जाके आपने एज ए आंसर बोल दिया रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस। ऐसे नहीं। तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली फिर जब मैं याद करूँगी तो मेरा ऑब्वियसली आइज़ ऊपर जाएगा, आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो उस समय जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज रखनी है उस सब्जेक्ट के बारे में कि आप किसके बारे में एंकरिंग कर रहे हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब आप उसके बारे में समझेंगे, मेन चीज़ कि आपको उसको समझ के बोलना है कि क्यों बनाया जाता है, तो आप दिमाग में रखो सो दैट यू कैन कन्वे दिस ऑल्सो। कि अगर जैसे मैंने बोला 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, अगर मैं नेक्स्ट लाइन भूल गई लेकिन मुझे ये पता है 15 अगस्त को कैसे मनाते हैं, हाँ तो तब मैं जोड़ सकती हूँ। तो ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही आएगा कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझें, आप किसके बारे में बोल रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज रहनी चाहिए। यू हैव टू कीप फिलर्स ऑल्सो ताकि आप कहीं रुके ना। भरतनाट्यम और कथक भी आप आपने सीखा भी और सीख भी रही हैं, हाँ? तो उसको लेके भी परफॉर्म कहाँ पे किया है? हाँ, तो बेसिकली आई एम अ क्लासिकल डांसर और मैंने भरतनाट्यम और कथक सीखा है और कथक में अभी परस्यू और आगे कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने जैसे बोला कि पीपीसी में परीक्षा पे चर्चा 2023 में मैंने एज अ कथक परफॉर्मर में वहाँ पे परफॉर्म किया था मैंने। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट स्टेट जो है राष्ट्रपति भवन दिवस होता है फरवरी में, कंजिक्यूटिवली फॉर 2 years मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया है फॉर एज अ ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पे फ्यूजन्स होते हैं ऑफ डिफरेंट क्लासिकल डांसेस। तो वहाँ पे एज अ कथक परफॉर्मर एंड फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर मैं एज अ भरतनाट्यम डांसर भी वहाँ गई हूँ। उसके बाद एक सेगमेंट हुआ था फरवरी में ही, मेट्रो राइड विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें भी आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ स्टूडेंट ताकि हम वहाँ पे जाके उनसे इंटरेक्शंस कर सकें। और इन मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जहाँ पे मैंने काम एज अ परफॉर्म किया है वहाँ पे। वीरेंद्र जी ना, वीरेंद्र वर्मा जी पिता हैं श्रेया के और आशीष के। आशीष अभी आईआईटी दिल्ली में है और परीक्षा पे चर्चा पे उन्होंने भी स्टेज को संभाला था। एक पेरेंटिंग की भूमिका होती है वीरेंद्र जी, आपने कैसे परवरिश की अपने बच्चों को, किन किन बातों का ख्याल रखा? बातों का जैसे
स्टार्टिंग से मैंने संभाल के रखा बच्चों को कि इनमें बचपन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, सभी लोगों से बात करने में इनको कोई हिचकिचाहट ना हो। डे बाय डे एक्चुअली मैं ज़्यादा मेरी जहाज़ की सर्विस है जी। तो मैं ज़्यादा इनके साथ टाइम नहीं, लेकिन जितना भी टाइम मैं इनके साथ बिताता था तो इनको पेरेंटिंग एज ए मैं इनको एक अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे दिशा में स्टडी को लेकर के या इनके फ्यूचर को लेकर के मैं एक अच्छा डायरेक्शन में इनको भेजने की कोशिश करता हूँ। इंटरेस्ट आपने पैदा किया या इंटरेस्ट खुद ब खुद था, आपने निखार दिया उसको? इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट मैं ये मानता हूँ कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, एक डायरेक्शन देना पड़ता है। बच्चों को कुछ नहीं मालूम, ये मिट्टी गीली मिट्टी है, इनको एक मूर्ति देनी पड़ती है जहाँ कुम्हार के तौर पे एक मिट्टी, मैंने दिशा बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों में ढूंढिए कि वो क्या कर सकते हैं और जो उनको अच्छा लगता है उसकी उस दिशा में उन बच्चों को ले जाइए। ऐसा मत सोचिए कि मैं जो चाहता हूँ वो बच्चा करेगा। आप बच्चे में जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो भगवान ने उसको दिया है, उस दिशा में बच्चों को ले जाइए। आप अपनी जो आपने सोचा कि मैं ये बनना चाहता था और ड्रीम पूरा करवाऊं बच्चों से, वो बच्चों से मैं ड्रीम पूरा कराऊं, तो ये थोड़ा मुझे मैंने सही ऑकवर्ड फील होता था। तो मैं ज़्यादातर अभी जैसे मैं जो समाज में घूमता हूँ, मैं पूरे अपने देश का भ्रमण करता रहता हूँ और नॉर्मली बातचीत जब होती है परिवार में, आपके बच्चे ऐसा कैसे कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो मैं उनको कभी ये नहीं बोलता आप बच्चों में क्वालिटी ढूंढिए, उनमें क्या इच्छा शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, वो उसमें आपका क्या योगदान होगा। एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे दूर किया? कुछ देर पहले श्रेया बता रही थी मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे, थोड़ा सा बताइए लोगों को। हाँ, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल मैंने बुक में पढ़ा है। उसमें क्या होता है, बच्चे माने एग्ज़ाम का फियर ऐसा अंदर चला जाता है कि जो चीज़ बच्चों को मालूम भी है वो एग्ज़ाम के टाइम में लिख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बुक को पढ़ना, फिर उनको लिखना, तो वो आँख और दिमाग और हैंड का जो कांटेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है वो बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो बच्चा स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए कोई नई क्लास में गया, वो उसका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट हो गया, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, इसमें वो बच्चा क्या करेगा कि वो 7 डेज मंडे टू फ्राइडे उसने उस रीड को बुक जो जितना भी पढ़ा है 2 पेज ही पढ़ा है, सैटरडे संडे में आप उस बच्चे को उसको रिवीजन करने बोलिए जितना पढ़ा है हफ्ते में, मतलब मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद अगेन सैटरडे संडे आने से फिर आप जो स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक बच्चा पढ़ा है 2 वीक में, 3 वीक में, ऐसा मंडे मीन्स सैटरडे टू संडे में आपको रिवीजन करना है। तो ये अप्लाई आपने किया अपने बच्चों में? ये मतलब इसके पीछे मैं पड़ा रहा कि आप मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं कर रहे हो, तो लेकिन आपने जो पिछले 3 महीने में जितना भी रीड कर रखा उसको सैटरडे संडे में आपको रिवाइज करना है। ये क्या है, एक साइकोलॉजी ऑफ माइंड है। ये साइकोलॉजी ऑफ माइंड ऐसा है कि जो हम लोग देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, अपने दिमाग में चीज़ों को अंदर जा रही है, वो 1 घंटे के अनुसार, 8 घंटे के अनुसार वो भूलती है। ऐसा इसलिए कि नहीं भूलेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। भूलना भी ज़रूरी है, और वो स्टेट ऑफ माइंड है। कौन बच्चा किस रेट से भूलता है और किस रेट से किसी चीज़ को कैच करता है, जी, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो जल्दी कैच कर रहा है तो उसका चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा, तो सैटरडे संडे में वो रिवाइज, अगर वो जल्दी कैच कर रहा है तो सैटरडे संडे में जल्दी रिवाइज कर सकता है। लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों का कि ऐसा, ये बेसिक मैंने अपनाया है। तो सभी पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रिंसिपल आप अपना के देखिए।
और मैंने जो मेरे पास जितने भी मेरे ऑफिस के लोग हैं उनको मैं ये चीज़ को अपनाने की कोशिश करता हूँ, और ये रिज़ल्ट जो मैंने अभी तक देखा है मैंने 100/100 का आया है। मतलब मैं इसलिए बात कर रहा था कि एक तरफ तो श्रेया है, एक तरफ आशीष है जो आईआईटी दिल्ली में है। तो अगर बच्चा आईआईटी पहुंचता है तो टीचर की भूमिका तो है ही, लेकिन परिवार की भी भूमिका होती है, पिता माता की भी भूमिका होती है। तो आपने ये तरीका, एक तरफ हम स्टेज फियर की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ एग्ज़ाम फियर को आपने ऐसे दूर किया है। जी जी। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि बच्चे को स्टडी है, लेकिन साथ में उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे सर ने बोला कि मेरे बच्चे का ऐसा है, लेकिन मैं जब बच्चे को स्टडी तो वो कर रहा है, लेकिन साथ में मैंने वो एक स्किल दिया उसको। हो सकता वो मेरा भी स्किल है, इसलिए मैंने उसको 5th स्टैंडर्ड से प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। वो एक स्किल था। वहाँ पर 7th स्टैंडर्ड में गूगल कोड टू लर्न का विनर रहा। उसके बाद उसने प्रोग्रामिंग कैच किया। मैं देखा कि इसको इंटरेस्ट है, उसने मेरे प्रोसेसर को जलाया, 2-3 कंप्यूटर को इतना मतलब हार्ड मीन्स से वो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा जो कैपेसिटी नहीं है फिर भी सॉफ्टवेयर लोड करते थे। मैं बोला कोई बात नहीं, आपका वो देखो कि अगर SMPS कंप्यूटर में एक पार्ट है SMPS ड्यू टू किसी कारण से वो जल गया, तो आप उसको खोलो उसको, हाँ CPU को खोल मतलब आपने ये रोकने की जगह, टोकने की जगह आपने मौका दिया कि करो और गलती करो और सीखो। जी जी। तो मैंने बच्चे को पूरा मौका दे, पूरा फ्रीडम दिया। इस फ्रीडम और आज़ादी में कंप्यूटर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उसका रैम ख़राब हो जाना, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो क्या है, उसको आप ओपन कीजिए, ओपन करके वो रैम चेंज कीजिए, रैम निकालिए, दूसरा नया रैम खरीदते थे और दूसरा रैम खरीद के उसमें इनबिल्ट करते थे। आप देखिए फिर स्टार्ट हो गया। तो उनके मन में इस चीज़ के प्रति अब जिज्ञासा आ गई। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और मैं अपने पूरे सोसाइटी को एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। एक समाज में एक PUBG नाम की, मैं तो उसको बीमारी बोलता हूँ, PUBG नाम की एक बीमारी आई थी जिसमें मेरा बच्चा खेलने लगा। मैंने बच्चे को बोला बेटा ये आप देख रहे हो, ये खेल रहे हो, आपने कभी इसके ऊपर वर्कआउट किया कि ये बनता कैसे है? एक नई दिशा देने की कोशिश की। हाँ, आप खेल रहे हो लेकिन ये बना कैसे? आप तो खेल रहे हो, मीन्स आप एक यूज़र हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर तो कोई और होगा। उसको आपने अपने जहन में कैसे लाया? तो अब मैंने उसको गाइड किया। देखिए इसके बैक एंड बोलते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एक फ्रंट एंड है जो यूज़र यूज़ करता है, एक बैक एंड होता है जो डेवलपर होते हैं। तो मैंने उनको एक डायरेक्शन दिया कि बेटा इसको देखो, आप बैक एंड कैसे बना है उसको बना के देखो तो आपको कैसे आएगा। ये जर्नी चलती रही। जर्नी चलते चलते एक दिन ऐसा आया, आज के डेट में मेरा बेटा गूगल डेवलपर एक्सपर्ट है, GDE का मेंबर है। मतलब जिस प्रोडिजी चाइल्ड की हम बात करते हैं और जिस प्रोडिजी चाइल्ड को लेके बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा भी प्रोडिजी चाइल्ड की कैटेगरी में आए, वो प्रोडिजी चाइल्ड हैं आपके और आपके गाइडेंस के बाद, जी फ्रीडम के बाद। हाँ, तो साइमल्टेनियसली उसने अपना 11th-12th जो एकेडमिक कंप्लीट किया, और अपना मीन्स जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आया मेरे लड़के का, जो प्रेजेंटली IIT दिल्ली में है, 12th के रिज़ल्ट के साथ उन्होंने IIT दिल्ली क्रैक किया। IIT दिल्ली मीन्स पहले IIT का मेंस होते हैं, मेंस के बाद मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस, तो एडवांस के लिए भी हमने बहुत प्रिपेयर किया। लेकिन प्रोसीजर क्या है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे संडे एकदम 100% रिवाइज करना है। श्रेया को क्या बनना है? बेसिकली मैं तो अभी ट्राई करूँगी अब, बिकॉज माई फैमिली इज़ फ्रॉम डिफेंस, सो आई विल ट्राई आफ्टर 12th कि मैं एक बार NDA में अपीयर करूँ। और आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आई हैव इंटरेस्ट इन सोशल स्टडीज़ ऑल्सो। मुझे सिविक्स हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हिस्ट्री में कैसे हुआ ये, मतलब हिस्ट्री में, और मैं विज़न क्रिएट कर सकती हूँ कि हमें आगे हमारे कंट्री में हमें क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट आवर कंट्री कैन डेवलप।
तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है इंटरेस्ट है। सो आई थिंक कि जस्ट इन केस अगर ये फर्स्ट प्लान अगर हमारा नहीं होता है तो ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर द प्रोफेसर एंड फिर वही रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं हम। सो या सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चर्चा बहुत अहम रही, बहुत अच्छी रही, और आप लोगों को अगर इससे कुछ सीखने को मिलता है तो सीखिए ज़रूर, और अपने बच्चों में अगर वो चीज़ें डाल सकते हैं तो डालिए, क्योंकि वो सुधार की गुंजाइश आपको यहाँ पे दिखेगी। और जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, आपने रूटीन में उसको ढाला है, उसे सफलता भी मिली है। तो इस तरह की वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे समय समय पे लेके आते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए। किड्डोक्रेसी आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।